नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप के साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आप देख रहे हैं हमारा बाजार को लेकर ये खास शो। 14 महीने का लंबा इंतजार और निफ्टी पहुंच गया है नए शिखर पर। आज निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, आज हमने देखा कि 59,800 के ऊपर के लेवल हमने देखे। निफ्टी की बात करें तो आज 26,300 को निफ्टी ने पार कर लिया, प्रीवियस हाईज को पार करके, और 86,000 के दर्शन हमने किए सेंसेक्स में। नया हाई बनाने के बाद तीनों इंडेक्स थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, लेकिन उत्साह है बाजार में। इस साल के अगर हम तेजी की बात करें, निफ्टी करीब 10% चल गया है। आगे ट्रिगर्स अच्छे हैं। अब ये साल की आखिरी सीरीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि बाजार की आगे की चाल कैसी होगी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आरबीआई और यूएस फेड की पॉलिसी के बाद नया साल आएगा। नए साल के बाद पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा बजट पर। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी कैसी होनी चाहिए, ये तमाम चीजें तीन एक्सपर्ट्स के जरिए डिस्कस करेंगे इस खास शो में। निफ्टी एट न्यू हाई, आगे का प्लान। और नए हाई पर आगे की कमाई का प्लान डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं तीन दिग्गज मेहमान। सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हैं और जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, अविनाश जी, गौरांग भाई, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 18 स्वदेश पर इस खास शो में, और आप तीनों को बहुत बधाई। काफी हमने लंबा इंतजार किया, कई सारे बीच में पड़ाव आया, ऐसा लगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा, फिर वेट थोड़ा लंबा होता गया। आखिरकार 27 सितंबर 2024 को जो हमने हाई बनाया था, फिर वो 27 नवंबर 2025 को हमने निफ्टी पर आते हुए दिखा है। गौरांग भाई, चर्चा की मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपको भी बहुत बधाई। पहला प्रश्न ये होगा कि इस नए हाई से आप खुश हैं या फिर आपने राहत की सांस ली है? और ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इंडेक्स तो नए हाईज पर दिख रहे हैं, लेकिन एनएससी 500 के अभी भी 2/3 शेयर ऐसे हैं जो अभी अपने 52 वीक हाई से 10 से लेकर 50%, 60% नीचे हैं। तो इस हाई को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं। जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो देखिए, पहले तो नया एक सर्वोच्चम शिखर बना है, सभी को अ, बधाई इस बारे में। और मेरे ख्याल से यहाँ से और भी कई नए स्तर हमें देखना बाकी हैं। और शेयर बाजार में एक जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है धैर्य और जोखिम झेलने की क्षमता। अगर ये दो चीज आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। तो खुशी मुझे क्या, हम सबको खुशी हो रही है कि हमने एक नया शिखर बनाया, लेकिन इससे आगे जाकर के और नए शिखर बनाने हैं, यानी और पड़ाव बाकी है हमें और भी देखना। तो और ये भी एक वास्तविकता है कि जब भी कभी एक नया सर्वोच्चम शिखर बना है, उसके पश्चात बाजार में थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार। और आज खास करके गुरु है, मेरे ख्याल से महीने की एक्सपायरी है अभिषेक भाई, आखिरी दिन है महीने की एक्सपायरी का एफएनओ का। उसके कारण भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अब बाजार में आते हुए दिखते हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होगा देखना कि नतीजे किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, बजट है, आने वाले समय में नीतियां क्या होगी सरकार के तरफ से, विकास दर को लेकर के, रोजगार को लेकर के, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर नतीजे अच्छे आते रहे तो बाजार अपने आप को ऊपर की तरफ संभाल लेगा, और अगर खराब आए तो उसी प्रकार से नीचे की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ ब्याज दरों में कटौती तो ठीक है, फेड से होगी, हमारे यहाँ पर भी होगी, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड विवाद है उसको लेकर के भी आने वाले समय में क्या परिस्थिति उभर करके आती है, ये भी देखना अनिवार्य होगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि नतीजे किस प्रकार के आते हैं। अगर वो अच्छे आए तो बाजार अपने आप को संभाल लेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन बाजार में अनिवार्य है, और हमेशा बाजार की सेहत इसलिए में मुझे अच्छी लगती है जब भी बाजार नीचे आता है, कि करेक्शन में लंबी अवधि के लिए निवेशकों को मौका मिलता है निवेश करने के लिए।
नहीं नहीं, सही बात है। और ये देखने को मिला है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाने के बाद बाजार थोड़ा सा समय बिताता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा गुरांग सर, कि ये जो बाजार का रॉकेट ऊपर जो उड़ान भर रहा है, इसको अगर ऊपर और जाना है, ऊपर टिके रहना है, तो जो इसका फ्यूल है वो है अर्निंग का। सबसे की मैट्रिक्स यही है। और यहाँ से हम महीने भर बाद, यानी कि दिसंबर तिमाही के नतीजे आने की शुरुआत हो जाएगी, हम देखेंगे 10 जनवरी के आसपास से। तो वो एक क्रूशियल समय होगा। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि Q2 के मुकाबले जो Q3 होगा, या फिर पहली छमाही के मुकाबले जो दूसरी छमाही होगी, वो बेहतर साइड पर होगी। एक कमेंट बाजार की तेजी पर और लेते हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नई ऊंचाई बन गई सर, आपको आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? सिग्नल्स ग्रीन है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर्स हैं आपके हिसाब से? बाजार का देखिए आउटलुक पॉजिटिव है। आज निफ्टी ने नया हाई मारा है करीबन 26,295 का लेवल के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आई है। लेकिन अभी जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है वो अभी 25,800 से 26,200 हो गया है। और हमको लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में होपफुली दिसंबर के महीने के बाद जब Q3 नंबर्स आएंगे, प्लस होपफुली इंडिया यूएस ट्रेड डील होगी, तो मेरे ख्याल से आपको और थोड़ा मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात Q3 के नंबर्स हमको लगता है कि उम्मीद से काफी अच्छे आएंगे। Q2 के नंबर्स तो ऑलरेडी अच्छे थे। तो ओवरऑल आई थिंक एफआईएस का भी जो बाइंग कल हो गया है, हमको लगता है कि अगर वो लिक्विडिटी मार्केट में आती है तो उसका भी असर आपको मार्केट्स पे पॉजिटिवली आएगा। तो नेट नेट आई थिंक स्ट्रक्चरली वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, और आगे मार्केट होपफुली 26 में और नया हाई लगाएगी। अभी फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट करेगा और आपको यू हैव टू टेक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। मेरे ख्याल से इंडेक्स तो अपने लेवल पे ठीक है, पर थोड़ा बहुत जो बिकवाली आई है वो मोर और लेस इट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ठीक है अविनाश जी, आपसे कुछ ना अच्छे हम शेयर भी जानेंगे सर, और सेक्टर भी समझेंगे। गौरांग भाई, आप भी अपने जरा शेयरों की लिस्ट तैयार करके रखिए, आपके पास हम आते हैं जल्दी ही। लेकिन ये मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने जो देखी है कि स्मॉल कैप नेट नेट अगर आप इस साल देखेंगे तो थोड़ा डाउन ट्रेंड ही दिखेगा, और लोग सेफ्टी की तरफ गए हैं। इसको लेकर संजय जी, आपका ओपिनियन क्या है? क्या बेहतर होगा बाजार में कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, उनकी तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा लें? मेरे ख्याल से इन सब का मिला जुला असर है। एक तो रीजन ये है कि पिछले सितंबर में जो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स थे, उनमें बहुत एक्सेसिव फ्रॉथ बिल्ड हो गया था, जो कि काफी हद तक सितंबर से लेके मार्च के बीच में क्लियर हुआ। उसके बाद जो इनके फेवर में कहा जा सकता है, मेरा कहने का मतलब है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के फेवर में कहा जा सकता है कि पिछले 3 जो तिमाही गुजरे हैं उनमें उनकी अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो में हमको दोनों तरफ से सुधार दिखी है। एक तो प्राइस का करेक्शन हुआ है, दूसरा अर्निंग्स का सुधार हुआ है। लेकिन देखिए, सारे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स तो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, और बहुत लोगों ने अपने हाथ भी जलाए हैं कुछ आड़े तिरछे मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो उसका एक ओवरहैंग भी है जो आज भी मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को अफेक्ट करता है। दूसरा कारण जो आपने बहुत सही तरीके से कहा कि जो टैरिफ को लेकर जो रुकावट आई, उसमें बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में भी बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हैं जिन पर की टैरिफ का एक बुरा असर पड़ा है। तो वो भी एक कारण है इनमें रुकावट आने का। और तीसरा ये रहा कि जो एफआईआई की सेलिंग रही पिछले 1 साल 14 महीने में, करीब 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग जो हुई, उसने हमारे लोकल सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा बुलिश होने से रोका। हमारी सेंटिमेंट पॉजिटिव रही, इसलिए तो हम दोबारा पीक को रिक्लेम कर पाए, लेकिन बहुत बुलिश सेंटिमेंट नहीं हम कायम कर पाए, और इसके जो मैं समझता हूं इस सेंटिमेंट का भी ओवरहैंग स्मॉल और मिड कैप पर है। ठीक है गौरांग भाई, अगर मान लीजिए अर्निंग पर फोकस हमें करके चलना है, और ये वॉइसेस आ रही थी कि जिस तरह के नतीजे हमने Q2 के देखे, हालांकि स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे वो, लेकिन Q3 को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके हिसाब से में अर्निंग के अपग्रेड्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कौन से वो की एरियाज हैं या फिर सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि Q3 में सरप्राइज कर सकते हैं? कैसे प्लानिंग करनी है?
देखिए अभिषेक भाई, जो रुझान हमने दूसरी तिमाही, और एक बात भी कहना अनिवार्य होगा कि काफी लोगों को ये अनुमान था कि दूसरी तिमाही बहुत ही निराशाजनक होगी, खास करके कुछ क्षेत्रों को लेकर के। उदाहरण के तौर पर आईटी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ईएमएस सेगमेंट, या फिर आप टेक्सटाइल्स ले लीजिए, जिस प्रकार से नीतियां राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी। लेकिन इन सब के विपरीत मेरे ख्याल से दूसरी तिमाही जो अभी संपन्न हो चुकी है, अगर एक समीकरण करना चाहे तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात ये थी कि कोई बड़ी निराशा नहीं थी। एक या दो कंपनियों में शायद थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन अमूमन आप आकलन करें पूरे दूसरी तिमाही का तो अच्छे थे। और इसी तर्क के आधार पर, और ये दूसरी तिमाही के नतीजे तब आए थे जब परिस्थितियां बहुत ही नकारात्मक थी और काफी कुछ चीजें हमारे साथ नहीं चल रहे थे, हमारे विपरीत चल रहे थे। तो अगर ऐसी परिस्थिति में भी हमने अगर ठीक ठाक नतीजे लेकर के आए दूसरी तिमाही में, तो अनुमान यह है कि जो भी नीतियों में बदलाव किया है सरकार के द्वारा, चाहे वो बजट में 12,75,000 के टैक्स की राहत कर को लेकर के हो, चाहे वो अच्छे मौसम, बारिश का मौसम हो जिससे ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण से मांग बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, इनकी तो मांग भी बढ़ेगी, खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी, या फिर नया जीएसटी अवसर अवतार जो है 2.0 वो हो, उसका रुझान जो है अब तीसरी चौथी तिमाही में और आने वाले वित्तीय वर्ष के नतीजों में आएगा, जो कि सकारात्मक असर लेकर के आएगा। तो आकलन यह है कि तीसरी तिमाही के नतीजे शायद आपको दूसरी तिमाही से थोड़े बहुत बेहतर आते हुए दिखाई दे। कौन से क्षेत्र पर नजर होनी चाहिए, तो जो टिप्पणियां मैंने हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर पहले की थी, वित्तीय क्षेत्र का पूरा ब्रह्मांड है, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसी, रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, सीमेंट, खपत से जुड़े हुए क्षेत्र, चाहे वो डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आईटी क्षेत्र, जिस प्रकार से परिस्थिति के विपरीत नतीजे आए। तो ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र होंगे जहां पर मेरे ख्याल से आपको नजर बना करके रखनी चाहिए। एक रणनीति अगर आपको बनानी है निवेश लायक, तो पहले दिग्गजों पर ध्यान दे और फिर कुछ चुनिंदा मझोले शेयर पर भी आप ध्यान से सकते हैं इन सब क्षेत्र में। तो गौरांग भाई, मान लीजिए कि जैसे मुझे ना दो सेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं यहाँ से भी। मुझे लगता है कि नहीं, बैंकिंग में अभी भी स्ट्रीम बाकी है, आगे आरबीआई की पॉलिसी है, शायद दरें फिर से घट जाएं, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं। और दूसरा जो सेगमेंट सही लग रहा है, बजट के लिहाज से हम देखेंगे कि शायद इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं, इन पर फोकस बढ़ता जाएगा। इन पर जरा अपना व्यू दीजिए और बताइए कि इनमें से किन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, कहाँ पैसे बन जाएंगे। तो वित्तीय क्षेत्र, मैं एक और क्षेत्र भूल गया था, वो है ऑटोस भी, क्योंकि ऑटोस भी मेरे ख्याल से बहुत ही बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो वित्तीय क्षेत्र में से काफी सारी पसंदगी है ऐसे तो अभिषेक भाई, लेकिन अगर मुझे वित्तीय क्षेत्र में से निजी क्षेत्र के एक दिग्गज बैंक को पसंद करना हो तो मैं एक्सिस बैंक को पसंद करूंगा। यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। ये जो भी लक्ष्यांक हम दे रहे हैं, ये बुनियादी दर के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए, और अनुमानित लक्ष्यांक है 1550 के लक्ष्यांक है एक्सिस बैंक के ऊपर लंबी अवधि के लिए। कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है, वहां से भी हमें एक कंपनी जो मेरे ख्याल से 8 दशक से हमारे देश में स्थापित है, लार्सन एंड टुब्रो, LNT, काफी फैला हुआ कारोबार है अभिषेक भाई उनका, और रक्षा क्षेत्र में भी इनका काफी अच्छा और बड़ा योगदान रहा है, और निरंतर नतीजों के आधार पर बहुत ही शानदार नतीजे दूसरी तिमाही के LNT के आए थे। तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग डाइवर्सिफाइड कंपनी में लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT पर खरीदारी की राय है। अनुमानित लक्ष्यांक 4500 के आसपास के। ठीक है, तो एक्सिस बैंक खरीदिए 1550 के टारगेट के लिए, नए हाइस की तरफ जाएगा। एलएनटी में यहाँ से डिसेंट टारगेट हैं 4500 के, 4100 के भाव तो हम देख रहे हैं एलएनटी में, और ये एक साल के नजरिए से आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। अब गौरांग भाई, आपने कह दिया कि ऑटो भी आपको पसंद है, तो एक ऑटो वाला शेयर भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन अविनाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं, और फाइनेंशियल्स में आप कहां पर फोकस करने की सलाह देंगे? देखिए, मेरे ख्याल से बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में हमको लगता है कि काफी अच्छी तेजी की पॉसिबिलिटी है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है। एनबीएफसी में हमको श्रीराम फाइनेंस भी पसंद है। तो आई थिंक द एंटायर बैंकिंग पैक एंड द एनबीएफसी पैक, इसमें डेफिनेटली एक मौका बन सकता है। हाउसिंग फाइनेंस में बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए। तो ओवरऑल आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन बैंक्स
और अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो हमें ऑटो पसंद है। ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको लगता है कि इवन दिस लेवल में अच्छा पैसा बन सकता है। करीबन 3950 4000 का टारगेट प्राइस हम क्लाइंट्स को हमारे बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप दूसरे सेक्टर्स देखें तो होटल सेक्टर में इंडियन होटल्स हमको काफी पसंद है। इंडियन होटल्स काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है और इनका तो अक्टूबर टू मार्च का बिजी सीजन शुरू होता है, तो करीबन 875 900 का टारगेट प्राइस यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर सम स्टॉक्स जहाँ पे हम काफी पॉजिटिव है और हमको लगता है कि आगे के 6 to 12 मंथ में विजिबिलिटी यहाँ पे काफी अच्छी रहेगी। जी ठीक है, ये कुछ बढ़िया शेयर होंगे अविनाश जी की तरफ से। इंडियन होटल्स हो गया, एमएनएम को लेकर कंसेंसस बाई है कि ये कंपनी अच्छा करेगी और हम लगातार देख रहे हैं कि नए नए मॉडल्स लगातार कंपनी लॉन्च कर रही है और ईवी पर भी हम देख रहे हैं कि इक्वल फोकस है कंपनी का। वहाँ पर मार्जिन प्रोफाइल भी फिलहाल शुरुआत में बेहतर दिखाई देगा और बढ़िया गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है। संजय सर, एक सवाल आपसे ये होगा कि अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये है कि बाजार की ये जो तेज़ी है ना, ये सस्टेन करेगी कि नहीं, क्योंकि देखिए नए हाइस तो हम देख रहे हैं लेकिन ये हाइस के लेवल वही है जो पिछले साल हम सितंबर में देख चुके हैं। तो 14 महीने का एक तरह से देखा जाए दूसरे नजरिए से तो ये समय जाया हुआ है। तो आप बताएंगे कि बुल्स का ये जो बोलबाला है कब तक बना रहेगा और आपके हिसाब से कौन से सेक्टर यहां से बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे? मेरे ख्याल से देखिए, आपको बाजार को ना 4 समूह में बांट देना चाहिए। एक कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स, दूसरा इंडस्ट्रियल स्टॉक्स, तीसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स और चौथा फाइनेंशियल्स। अगर ये चारों समूह को देखेंगे ना तो करीब करीब पूरा बाजार जो है ये चारों समूह के अंदर में समेटा जा सकता है। अगर आप इन समूह में से एक एक कर देखें तो जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनका जो आउटलुक है वो पहले से सुधर गया है। लेकिन इसके अंदर 2 सेगमेंट्स हैं। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ जीएसटी कट के कारण तो नहीं आने वाला, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसमें मेरे ख्याल से जीएसटी कट के बाद काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ होने की संभावना है। इन स्टॉक्स में हमने एक तेजी देखी और उस तेजी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का भी फेज देखा। मेरा स्पेसिफिक रेफरेंस है कि अगर आप ऑटो में देखें तो मेरे ख्याल से अभी भी ऑटो में 12 से 24 महीने के होराइजन में आपको मुनाफा कमाने की संभावना है। अब हम दूसरी समूह देखें जो इंडस्ट्रियल है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। तो देखिए, मैंने एक इवेंट की चर्चा नहीं की, वो ये है कि 1 फरवरी को हमारा नया बजट प्रस्तुत होगा और इस सरकार का ये मिड टर्म बजट होगा, क्योंकि इस बजट में जो भी अनाउंसमेंट होंगे उसकी एग्जीक्यूशन अगले इलेक्शन के पहले होने की उसकी संभावना है। तो मैं समझता हूं कि ये बजट भी बहुत बोल्ड और डायनेमिक हो सकता है। तो इसका असर मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल समूह के जो स्टॉक्स हैं उन पर भी पॉजिटिव होगा। तीसरा समूह जो है फाइनेंशियल्स, उसमें अगर पिछले तिमाही को देखें तो बैंक्स और एनबीएफसीज ने बहुत अच्छी तरीका से रेट कट को अपने लेवल्स में ढाला और उनके नेट इंटरेस्ट इनकम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर नहीं हुआ। तो ये तीसरा समूह है, ये भी पॉजिटिव है। जो चौथा समूह है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उसी को लेके थोड़ी बहुत असमंजस है, क्योंकि आज अगर आईटी देखें जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहां पर जिस तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वहां पर थोड़ी सी आप समझ जाइए कि क्लैरिटी या सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन वहां पर मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप उधर भी बैट कर सकते हैं। तो चारों समूह में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझको और इसी के लिए मुझे लग रहा है कि संभव है कि मार्केट और भी ऊपर की लेवल्स को टच कर सकता है। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने प्लान करा दिया कि पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को समझने में और अपनी चीज़ें प्लान करने में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कुछ शेयर हैं गौरांग सर के पास जो समझेंगे, कुछ और शेयर हम अविनाश सर से जानेंगे कि अगर यहाँ से अगर आपको आगे निवेश के लिए प्लान करना हो तो आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, आपकी चाहेगा नहीं। गौरांग भाई, आपका ऑटो को लेकर व्यू पॉजिटिव है, बताइए ऑटो में सबसे ज्यादा कन्विक्शन आपका कहां पर है, कौन से शेयर पर?
तो आज ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नई ईवी लॉन्च की है 7 सीटर कैपेसिटी वाली। और इसके अलावा भी अगर आप देखने जाए तो इसके पहले भी काफी कुछ लॉन्च किए थे। और हमारा मानना है कि ये एक उभरती हुई कंपनी होगी ऑटो क्षेत्र में। जिस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफरिंग है इनके अलग अलग श्रेणी में, ट्रैक्टर एग्री इक्विपमेंट्स में भी इनका कामकाज चल रहा है। तो 4050 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। एक और क्षेत्र जो कल मेरे ख्याल से चर्चा में था, खबरों में था, वो है सरकार के तरफ से जो ईएमएस सेगमेंट के लिए और चिप्स और सेमीकंडक्टर के लिए नीतियां जो लागू की जाएगी। पहले से ही पीएलआई को लेकर के काफी उत्साह है। तो ईएमएस सेगमेंट में से एक मझौली कंपनी है अभिषेक भाई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये भी एक अच्छी कंपनी है अगर किसी का नजरिया लंबी अवधि का है और ईएमएस सेगमेंट में अगर निवेश करना है तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी एक अच्छी कंपनी है। एमएनएम के अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी को लेकर भी काफी बुलिश हैं गौरांग भाई। तो एक्सिस बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, एमएनएम हो गया, तीनों के तीनों शेयर ये तो निफ्टी वाले हो गए। एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट NSE 500 की में से एक कंपनी आपके लिए होगी। अविनाश जी, आप भी बुलिश थे एमएनएम पर। अभी थोड़ी देर पहले तो बातचीत हो रही थी, यानी ऑटो में एमएनएम सबको पसंद है। और आपने इंडियन होटल बताया। एक बार सर आपने ना स्टॉक्स रिपीट आप कर दीजिए, और कुछ और अगर आप स्टॉक्स एडिशन करना चाहते हैं इसमें, इस लिस्ट में, तो वही बताइए सर। जैसे ऑटो में मैंने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी आज एक नया व्हीकल भी लॉन्च किया है। हमको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में सबसे वेल पोजीशन स्टॉक है, क्योंकि यूटिलिटी व्हीकल, ट्रैक्टर्स और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तीनों पोर्टफोलियोज बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। प्लस मानसून अच्छा है, इंटरेस्ट कट्स हो चुके हैं, जीएसटी कट्स हो गए हैं। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर में 3650, 3680 में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक इवन एट दीज लेवल लुक्स अट्रैक्टिव। हमको लगता है कि 3900, 3950 का एक नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। तो आई थिंक M&M शुड बी एडेड टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अच्छा एमएनएम पसंद है। तो अविनाश सर की अगर हम शेयरों की बातचीत करें तो आप देखेंगे कि एमएनएम पसंद है, इंडियन होटल पसंद है। एक बार जरा ना सारे के सारे शेयर दिखा दीजिए। इसके अलावा डेटा सेंटर का प्ले है अनंतराज इंडस्ट्रीज। अनंतराज इंडस्ट्रीज के शेयर को भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स एक और शेयर है जहां पर अविनाश जी बुलिश हैं। तो कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए जिसमें कि कंजम्पशन का भी प्ले है, उसमें ऑटो तो है ही, बैंकिंग फाइनेंशियल में आपको कहां पर दाव लगाना है ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा। उसमें एक्सिस बैंक खरीदने की सलाह दे रहे हैं गौरांग भाई। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में एलएनटी और इंफ्रा डेटा सेंटर में अनंतराज इंडस्ट्रीज। तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कुछ 6-7 बढ़िया आइडियाज़ हैं जो आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। इसमें आपको अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। संजय जी, गौरांग भाई और अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के नए हाइस पर अपने विचार रखने के लिए और कुछ बढ़िया शेयर निवेश के लिए हमारे दर्शकों को रिकमेंड करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ, कहीं जाएगा नहीं।